सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक नगर कहाँ स्थित है? 1. गुजरात, 2. राजस्थान, 3. पंजाब, 4. हरियाणा। भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर स्थल पाकिस्तान में चले गए थे, जिसके बाद भारत के पुरातत्व विभाग ने नए स्थलों की खोज के लिए कई जगहों पर खुदाई चालू की। इनमें से एक जगह लोथल भी थी, जिसकी खोज 1954 में हुई और इसकी खुदाई 1955 से 1960 तक चली। ये शहर गुजरात में अहमदाबाद के सगारवाला गांव में साबरमती नदी के पुराने प्रवाह पर स्थित है। क्या आपको पता है कि कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 985, 1028, 1075, 1200। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इनमें से पहले और 10वें मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। बाकी के 8 मंडल प्राचीन माने जाते हैं। इन 10 मंडलों में कुल मिलाकर 10,600 मंत्र और 1028 सूक्त हैं। क्या आपको पता है कि ऋग्वेद का प्रसिद्ध पुरुष सूक्त कौन से मंडल से है? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर या स्थूलबाहु। जैन धर्म में तीर्थंकर उसे कहा जाता है जिसने जीवन और मृत्यु के चक्र से खुद मुक्ति पा ली हो और दूसरों को उस मुक्ति का रास्ता दिखाया हो। ऋषभदेव, जिनको आदिदेव नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। क्या आपको पता है कि 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। राजन, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित इन 4 वर्णों को अवरोही क्रम में लिखें। आप यहाँ वीडियो पॉज करके ऑप्शन देख लें। पुरुष सूक्त मूल रूप से ऋग्वेद के 10वें मंडल का हिस्सा है। ये सूक्त पुरुष यानी परमात्मा को समर्पित है। वेद में ये एकमात्र सूक्त है जिसमें हमें चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ये ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी मिलता है। क्या आपको पता है कि ऋग्वेद का सबसे नया मंडल कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। हाथी गुम्फा शिलालेख निम्न में से किस राजा की उपलब्धियों को बताता है? हर्षवर्धन की, अशोक की, समुद्रगुप्त की या खारवेल की? ये शिलालेख उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पास स्थित उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं में स्थित है। 17 लाइनों का ये शिलालेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ये शिलालेख चेदी वंश के राजा खारवेल के बारे में हमारी जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसमें खारवेल के 13 साल के शासन का उल्लेख है। क्या आपको पता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धौली का शिलालेख किस राजा से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन निम्न में से किस जगह किया गया? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, राजगीर में या उज्जैन में? पहली बार बौद्ध परिषद का आयोजन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद किया गया था। इसमें बुद्ध से जुड़ी कहानियाँ और उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इस बौद्ध परिषद के बारे में जानकारी हमें विनय पिटक और संस्कृत बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। इसमें 500 अरहंतों ने भाग लिया था। क्या आपको पता है कि दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। बुद्ध, महावीर, भद्रबाहु, पार्श्वनाथ, इन महापुरुषों का कौन सा कालक्रम सही है? पार्श्वनाथ का जन्म 872 ईसा पूर्व, महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और भद्रबाहु का जन्म 367 ईसा पूर्व हुआ था। वैसे इन महापुरुषों के जन्म के वर्ष को लेकर काफ़ी मतभेद भी हैं। क्या आपको पता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किस शासक राजदूत ने विदिशा में भगवान कृष्ण की प्रशंसा में बेसनगर स्तंभ की स्थापना की थी? हेलियोडोरस, गोंडोफेरेंसे, मिलांडर या विक्रमादित्य? बेसनगर में स्थित इस स्तंभ पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए लेखों को पढ़ने से पता चलता है कि यह वासुदेव को समर्पित है।
इसकी स्थापना तक्षशिला के राजा एंटिओक्लिडस के राजदूत हेलियोडोरस ने 113 ईस्वी में की थी। हेलियोडोरस शुंग वंश के राजा भागभद्र के शासनकाल में आया था। क्या आपको पता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किन मौर्य शासकों ने बराबर की गुफा को दान में दिया था? ऑप्शन 1 बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 बिंदुसार और अशोक, ऑप्शन 3 अशोक और दशरथ, ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ये गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी पर स्थित हैं। यहाँ पर कुल 4 गुफाएं हैं और इसके पास ही नागार्जुनी पहाड़ी पर भी 3 गुफाएं स्थित हैं। बराबर की गुफाओं में प्रियदसी नाम और नागार्जुनी गुफाओं में देवा नाम प्रिय दशरथ का नाम मिलता है। इससे पता चलता है कि इन गुफाओं को अशोक और दशरथ ने दान दिया था। क्या आपको पता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सा शिलालेख चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक समय के बारे में बताता है? ऑप्शन 1 अशोक का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन 2 रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन 3 मस्की घोषणा, ऑप्शन 4 कंधार का निचला शिलालेख। गुजरात के गिरनार पहाड़ियों पे 150 ईस्वी का अशोक का शिलालेख मिला है। इसमें 20 लाइनें हैं, लेकिन शुरुआत की 16 लाइनें काफ़ी डैमेज हैं। शुरुआती लाइनों में चंद्रगुप्त के शासनकाल में वाटर मैनेजमेंट और नहरों को लेकर किए गए काम का जिक्र है। चूंकि ये शिलालेख जूनागढ़ में मिले हैं, इसलिए इसको जूनागढ़ शिलालेख भी बोलते हैं। लेकिन ये रुद्रदमन कौन था जिसके ऊपर इस शिलालेख का नाम पड़ा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। मौर्य काल में विदेशी विषयों को निम्न में से कौन सा अधिकारी देखता था? ऑप्शन 1 महासामधिकार, ऑप्शन 2 प्रदेशिका, ऑप्शन 3 राजुक, ऑप्शन 4 युक्ता। मौर्य शासन व्यवस्था केंद्रीकृत थी। वैसे तो सारी शक्तियां राजा के पास होती थीं, लेकिन राजा की मदद के लिए एक मंत्रिमंडल भी होता था। इस मंत्रिमंडल के मुखिया को मंत्रिपरिषद अध्यक्ष कहा जाता था। इनमें राजुक भूमि मापन, युक्ता रेवेन्यू और महासामधिकार विदेश से संबंधित विषयों को देखता था। क्या आपको पता है कि प्रदेशिका किन चीज़ों पर नज़र रखने का काम करता था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 फाहियान विक्रमादित्य, ऑप्शन 2 इत्सिंग स्कंदगुप्त, ऑप्शन 3 हुएनसांग हर्ष, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा था। उसने विक्रमादित्य और देवराज जैसी उपाधियां भी धारण की थी। उसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी के बीच रहा। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया। यहाँ पर उसने संस्कृत का अध्ययन किया और बुद्ध धर्म की तमाम किताबों को पाली और संस्कृत भाषा से चीनी भाषा में अनुवादित भी किया। क्या आपको पता है कि फाहियान द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का साधारण व्यवहार के लिए प्रयोग होता था? सतमान, रत्ती, निस्क या करशापण? पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ धातु के कॉइन प्रयोग किए जाते थे। इतिहासकारों के अनुसार ये सिक्के राज्य के द्वारा नहीं बल्कि व्यापारियों द्वारा जारी किए जाते थे। इन सिक्कों को करशापण कहा जाता था। ये चांदी के बने होते थे और इनका प्रयोग महाजनपद में सामान्य व्यवहार के लिए किया जाता था। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चलते थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। गुप्त काल के अंतिम वर्षों में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई? ऑप्शन 1 विकसित शहर, ऑप्शन 2 शहरों का धीरे धीरे पतन, ऑप्शन 3 व्यापारिक शहरों का प्रादुर्भाव, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। 3री शताब्दी में भारत का रोमन साम्राज्य से और 6ठी शताब्दी के मध्य में ईरान से व्यापार कम हो रहा था। गुप्त वंश के पतन के समय तक व्यापारों पर अरबों ने मिडिल मैन के रूप में कब्जा कर लिया था और बहुत सारा मुनाफा उनके पास जाता था। इसकी वजह से भारत में समृद्धि कम होने लगी। पैसों की पहले जैसी सप्लाई ना होने के कारण शहरों का पतन काफ़ी बढ़ गया।
क्या आपको पता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत का विदेशी व्यापार निम्न में से किस वंश के अधीन शीर्ष पर था? मौर्य, शक, कुषाण या गुप्त? कुषाण काल में भारत के रोम और चीन से अच्छे व्यापारिक संबंध थे। इस समय देश की समुद्री यात्रा से भी अच्छी खासी आमदनी होती थी। यही वजह है कि विदेशी व्यापार कुषाण काल के दौरान शीर्ष पर था। वैसे तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल बोला जाता है, लेकिन गुप्त काल में भारत का रोमन साम्राज्य से व्यापार लगभग ना के बराबर था। ईरान और बीजांटीन से होने वाले व्यापार में भी काफ़ी कमी आई थी। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस वंश के शासन के दौरान जारी हुए? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सी वस्तु भारत द्वारा आयात नहीं की जाती थी? ऑप्शन 1 चीनी, ऑप्शन 2 महीन रेशमी कपड़ा, ऑप्शन 3 कीमती पत्थर, ऑप्शन 4 इत्र। प्राचीन भारत में रेशमी कपड़े को चीन से, इत्र को अरब से और कीमती पत्थरों को अलग अलग जगहों से मंगवाया जाता था। भारत चीनी का आयात नहीं करता था। इसके अलावा भारत मसालों, नील, ओपियम और कपास जैसी बहुत सी चीज़ों का निर्यात भी करता था। क्या आपको पता है कि भारत इत्र को किन देशों से मंगवाता था? कमेंट बॉक्स में बताएं। अशोक की निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा कलिंग क्षेत्र से संबंध रखती है? ऑप्शन 1 लोरिया नंदनगढ़, ऑप्शन 2 धौली जौगदा, ऑप्शन 3 गिरनार, ऑप्शन 4 रुम्मेनदेई। कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने जौगदा को कलिंग की राजधानी बनाया और यहाँ पर एक किले का निर्माण भी करवाया। ये वर्तमान में गंजम जिले में स्थित है। यहाँ पर और इसके पास ही स्थित धौली में हमें अशोक के प्राकृत भाषा में लिखे कई शिलालेख मिलते हैं। क्या आपको कुछ और ऐसी जगहों के नाम पता है जहाँ से अशोक के दूसरे शिलालेख मिले हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 भीमा कटफिशस चीन से संबंधित, ऑप्शन 2 हिप्पोलस मानसून हवा की खोज, ऑप्शन 3 गौतमी पुत्र सातकर्णी दक्षिण पूर्व भारत का व्यापार, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। भीमा या वीमा कटफिशस पहला कुषाण राजा था जिसने सोने के सिक्के चालू किए। इससे पहले तांबे और चांदी के सिक्के चलते थे। एक सोने का सिक्का करीब 8 ग्राम का होता था। हालांकि उस समय चीन के साथ सिल्क रोड पर व्यापार होता था, मगर वीमा का चीन से किसी भी तरह का संबंध नहीं था। क्या आपको पता है कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन से विवाह अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करते हैं? ऑप्शन 1 गंधर्व, अनुलोम, प्रतिलोम, ऑप्शन 2 गंधर्व और अनुलोम, ऑप्शन 3 अनुलोम और प्रतिलोम, ऑप्शन 4 गंधर्व और प्रतिलोम। जब ऊंची जाति का लड़का नीची जाति की लड़की से शादी करता था तो उसे अनुलोम, और जब नीची जाति का लड़का ऊंची जाति की लड़की से शादी करता था तो उसे प्रतिलोम विवाह बोलते थे। ये दोनों ही विवाह अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करते हैं। गंधर्व विवाह हिंदू धर्म के 8 विवाहों में से एक था। इसमें अंतरजातीय विवाह हो भी सकता था और नहीं भी। आपको हिंदू धर्म के 8 विवाहों में से कितने के नाम पता हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्राचीन भारत में सिक्कों के निर्माण में निम्न में से कौन सा पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? ऑप्शन 1 सिक्के के आकार, ऑप्शन 2 सिक्के की आकृति, ऑप्शन 3 सिक्के का भार, ऑप्शन 4 सिक्के पर चिन्ह। भारत में सिक्कों का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में होने लगा था। सबसे पहले शुरू होने वाली मुद्राओं को काशार्पण बोला जाता था। ये मुद्राएं महाजनपदों में चलती थी, लेकिन कुछ महाजनपदों ने जल्द ही अपने चिन्हों को छापकर मुद्राएं चलानी चालू कर दी। इन नई मुद्राओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनके ऊपर छपे हुए निशान होते थे, जो ये बताते थे कि सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया है। क्या आपको पता है कि शुरुआती सिक्के किन धातुओं के बने होते थे? कमेंट बॉक्स में बताएं।
नाचती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से मिली है? मोहनजोदड़ो, रोपर, कालीबंगन या लोथल? नाचती हुई लड़की की 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांस्य की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख सांस्कृतिक अवशेष है। इसका निर्माण लास्ट वैक्स विधि से करीब 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। इसकी खोज 1926 में एक ब्रिटिश पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। फिलहाल ये नई दिल्ली के राष्ट्रीय म्यूजियम में रखी है। इस मूर्ति से मिलती जुलती दूसरी मूर्ति पाकिस्तान में रखी गई है। क्या आपको पता है कि सिंधु घाटी की खुदाई में और कौन-कौन से प्रमुख सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? बिंबिसार, अशोक, कनिष्क, हर्ष? पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन संघ में प्रवेश कर चुके उन लोगों को हटाने के लिए हुआ था जो बौद्ध विचारों से अलग विचारों को मानते थे और संघ को अपने विचारों से करप्ट कर रहे थे। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये परिषद अशोक के काल में आयोजित हुई थी, लेकिन अशोक के किसी भी शिलालेख में इसका उल्लेख नहीं है। क्या आपको पता है कि पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? कमेंट बॉक्स में बताएं। ऋग्वैदिक काल के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1, ऋग्वैदिक काल के लिए पर्याप्त पुरातात्विक साक्ष्य हैं। ऑप्शन 2, ऋग्वैदिक काल में धातु कर्म की जानकारी थी। ऑप्शन 3, अधिकांश ऋग्वैदिक युद्ध गाय के लिए किए गए। ऑप्शन 4, बाल विवाह लागू नहीं था। ऋग्वैदिक काल में समाज में गाय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इस महत्वपूर्ण स्थान की वजह से ही गाय के लिए लड़ाइयाँ होती थी, जिनको गविष्टि बोला जाता था। इस समय तांबा, सोना और लोहा आदि धातुओं का ज्ञान था और इन सभी का उपयोग धातु कर्म में होता था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। अनुलोम प्रतिलोम विवाह, पुनर्विवाह, नियोग प्रथा और बहुपति विवाह का काफ़ी प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल के विषय में हमें जो भी जानकारी मिलती है उसका स्रोत केवल वेद और दूसरी पुस्तकें ही हैं। इस समय के बारे में पुरातात्विक साक्ष्यों का काफ़ी अभाव है। क्या आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में प्रयोग होने वाले शब्दों हिरण्य, दुहित्री और गोपति का क्या अर्थ है? कमेंट बॉक्स में बताएं। हड़प्पा के मुख्य नगरों में से क्या क्या मिलता है? ऑप्शन 1, दुर्ग, अनाज भंडार, दुमंजिली इमारतें, नालियाँ। ऑप्शन 2, दुर्ग, मंदिर, दुमंजिली इमारतें। ऑप्शन 3, नालियाँ, अनाज भंडार, राजभवन, दुर्ग। ऑप्शन 4, दुर्ग, अनाज भंडार, नालियाँ, पुल। कांस्यकालीन सभ्यताओं में दुर्ग, बाजार, सड़कें आदि होना तो सामान्य बात है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत ही खास बात है और वो है नालियाँ। नालियों के अलावा यहाँ दुमंजिले घर, घरों में शौचालय, अनाज भंडारण के लिए बड़े कमरे भी मिले हैं। इन मुख्य इमारतों के अलावा कुछ स्थलों पर खास इमारतें भी मिली हैं। लोथल में मिला बंदरगाह दुनिया के सबसे पहले बंदरगाहों में से एक है। कुछ पुरातत्वविद इसे सबसे पुराना बंदरगाह भी मानते हैं। राखीगढ़ी में दुनिया का सबसे पहला सैनिटेशन सिस्टम भी मिला है। इसके अलावा स्नानागार भी इस सभ्यता की खास निशानी है। इस सभ्यता में मंदिरों और पुलों का अभाव है। क्या आपको पता है कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्नानागार किस जगह मिला है? कमेंट बॉक्स में बताएं। नूरजहां का मूल नाम निम्न में से क्या था? ज़ाबुन्निसा, फातिमा बेगम, जहानारा, मेहरुन्निसा। नूरजहां मुगल बादशाह जहांगीर की 12वीं और आखिरी पत्नी थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था और वह अकबर के अंदर काम करने वाले वजीर मिर्ज़ा घियास बेग की पुत्री थी। नूरजहां की पहली शादी बिहार के गवर्नर शेर अफगान खान से हुई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जहांगीर तब केवल 17 साल का था जब उसे पहले से ही शादीशुदा नूरजहां से प्यार हो गया। अफगान खान की मृत्यु के 3 साल के बाद जहांगीर और नूरजहां का निकाह हुआ। अपने पति के राज में नूरजहां का काफ़ी महत्वपूर्ण किरदार था। राजा के बाद सबसे ज़्यादा शक्तियाँ नूरजहां के पास ही थीं। क्या आपको पता है कि नूरजहां द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध मकबरा कौन है और वो कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं।